आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनवर्टिब्रेट फाइलम की एक लंबी सीरीज, जिसमें आप फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर के फाइलम इकाइनोडर्मेटा और लास्ट हेमिकॉर्डेटा तक आप लोग जाएंगे। एक एक करके हम सारे क्लासिफिकेशन को क्लियर करेंगे, और वो भी हंसते खेलते हुए। यानी आपको अब तनाव लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जनरली ये देखा गया है कि क्लास में जब बीएससी का जो स्टूडेंट होता है या नीट का जो स्टूडेंट होता है, जब वो जूलॉजी स्टार्ट करता है तो उसको पहले ही पेपर में पहली ही यूनिट जो होती है वो क्लासिफिकेशन की आ जाती है। तो यहीं से जूलॉजी के प्रति स्टूडेंट थोड़े से घबराने लगते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपने इस क्लास को ज्वाइन किया है, और इस क्लास की विशेषता यही है कि इस क्लास में आपको क्लासिफिकेशन जो है वो खेलते खेलते ट्रिक के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से आपको याद कराया जाता है। तो आप अगले 20 दिनों में ये 10 फाइलम बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, और कुछ फाइलम तो आपको उंगलियों पर याद हो जाएंगे, ये गारंटी है। इसलिए बिल्कुल टेंशन लेना आप छोड़ दें, है ना। और स्टार्ट करेंगे हम अब इन फाइलम्स को समझना। इन फाइलम्स को पढ़ने से आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट के प्रति आपको यदि इंटरेस्ट जगाना है ना, इंटरेस्ट जगाना है, तो हमें अगर उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर अगर हो जाते हैं तो हमें वो सब्जेक्ट समझ में आने लगता है। तो यहाँ भी हमें यही समझना है। जूलॉजी को स्टार्ट करने का तरीका ही यही है कि आप सबसे पहले इसके क्लासिफिकेशंस को पढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइलम प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि फाइलम प्रोटोजोआ, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि जिसमें लिखा हुआ है प्रोटो, जिसमें प्रोटो का मीनिंग होता है फर्स्ट। क्या? प्रोटो मीन्स फर्स्ट, जोआ मीन्स जंतु या एनिमल, पृथ्वी पर आने वाले या जन्म लेने वाले पहले जंतु, इनको प्रोटोजोआ नाम दिया गया है। इन एनिमल्स को दो सब फाइलम में रखा गया है। पहला सब फाइलम है प्लाज्मोड्रोमा, जिसमें लोकोमोशन के लिए एक क्लास में फ्लैजिल्ला पाए जाते हैं, एक क्लास के एनिमल्स में राइजोपोडा पाए जाते हैं, या झूठे पैर जिन्हें हम कहें सूडोपोडिया, वो पाए जाते हैं। तीसरे हैं स्पोरोजोआ, जिनमें लोकोमोशन के लिए किसी भी तरह के स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं, है ना। दूसरा सब फाइलम है सीलियोफोरा, जिसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस सब फाइलम की जो क्लास है सीलिएटा, उसमें जितने भी एनिमल आते होंगे उन सब में लोकोमोशन के लिए, पानी में तैरने के लिए छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पूरी बॉडी में पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से ये पानी में तैरते हैं। ओके, ये तो हुआ सिंपल सा क्लासिफिकेशन। अब हम चलते हैं इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ, इनके मेन लक्षणों की तरफ, जो कि फाइलम प्रोटोजोआ के सभी एनिमल्स में पाए जाते होंगे। इन कैरेक्टरिस्टिक्स या गुणों के द्वारा हम एनिमल्स की और जानकारी भी लेंगे। ठीक है, तो जिनमें हम पहला कैरेक्टर लेंगे, इन सभी के जो मेन कैरेक्टर हैं, इन सभी एनिमल्स के जो यूनिक कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ना चालू करेंगे। ओके, चलिए। तो इनमें पहला गुण होता है कि ये सभी एनिमल होते हैं यूनिसेलुलर। क्या? यहाँ यूनिसेलुलर का मीनिंग होता है कि ये सारे एनिमल जो होते हैं वो सिंगल सेल से मिलकर के बने होते हैं, यानी इनकी पूरी की पूरी बॉडी एक सेल मात्र होती है, और सारी एक शरीर, जैसे हमारा एक शरीर है, शरीर के अंदर डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन जैसी सारी गतिविधियां जो होती हैं वो इनकी एक ही सेल के भीतर होती हैं। तो ये सिंगल सेल एनिमल हैं, यूनिसेलुलर एनिमल हैं। ठीक है। दूसरी विशेषता इनकी क्या है कि सारे के सारे साइज में बहुत ज्यादा छोटे हैं, और इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। ओके, तो ये सारे के सारे एनिमल जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक एनिमल हैं। ठीक है, दो बातें समझ में आई कि ये सिंगल सेल वाले एनिमल हैं, यानी कि यूनिसेलुलर एनिमल हैं सारे के सारे। दूसरा, इनका साइज बहुत छोटा है, ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल है। ठीक है, इसके बाद में इनमें आप देख रहे हैं कि सभी एनिमल के भीतर न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। यहाँ पर ये न्यूक्लियस पाया जा रहा है, यहाँ पर इसमें ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसमें यहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ओके, इसमें यहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये
चूंकि ये इससे ये पहचान हो रही है कि ये यूकैरियोटिक सेल है ना। इससे पहले के जो एनिमल रहे होंगे, जो एनिमल और प्लांट के बीच के हैं, जिन्हें हम बैक्टीरिया भी कहते हैं, उनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं था, लेकिन यहाँ पर सभी में न्यूक्लियस पाया जा रहा है। तो इससे ये मालूम चल रहा है कि ये यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं। ओके, 3 बातें हो गई कि ये यूनिसेलुलर एनिमल हैं, दूसरे माइक्रोस्कोपिक एनिमल हैं, तीसरे यूकैरियोटिक एनिमल हैं। कैसे? यूकैरियोटिक यानी ये प्रोकैरियोटिक एनिमल नहीं है, यूकैरियोटिक एनिमल है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इनकी हैबिटेट की। हैबिटेट मतलब इनके आवास कि ये रहते कहाँ हैं। हैबिटेट, तो ये सारे प्रोटोजोअन्स जो हैं जनरली एक्वाटिक होते हैं, सारे के सारे एक्वाटिक होते हैं। और एक्वाटिक में भी 2 तरह के, कि एक्वाटिक मीन्स पानी में रहने वाले। तो पानी जो होता है वो 2 तरह का होता है। पहला होता है सी वाटर, है ना, समुद्र का पानी, जिसे हम मैराइन वाटर भी कहते हैं। क्या? मैराइन वाटर यानी खारा पानी। कुछ एनिमल्स इनमें से समुद्र में पाए जाते हैं और कुछ जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में मिलते हैं। कहाँ पर? फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ पर मिलता है? नदियों में मिलता है, तालाब में मिलता है, झीलों में मिलता है। ओके, तो कहने का मतलब यह हुआ कि इनकी जो हैबिटेट है वो है एक्वेटिक। ये सभी के सभी जलीय प्राणी होते हैं और जो कि पानी में रहते हैं। इनमें से कुछ प्रोटोजोअन्स ऐसे होते हैं जो मॉइस्ट मिट्टी में, जो गीली मिट्टी में रहते हैं, है ना, यानी पानी के अलावा मॉइस्ट या गीली मिट्टी में भी पाए जाते हैं। और इनके अलावा कुछ और भी ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पैरासिटिक नेचर के हैं। क्या? पैरासिटिक नेचर के हैं, जिनमें हमारे स्पोरोजोआ वाले एनिमल आते हैं। ये जो हैं ये पैरासिटिक या परजीवी तरह के एनिमल हैं जो कि दूसरे एनिमल के शरीरों में, शरीर के भीतर रहते हैं। ठीक है, तो हैबिटेट की बात आई समझ में कि एक्वेटिक एनिमल होते हैं। इनमें से कुछ फ्रेश मैराइन वाटर में मिलते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में मिलते हैं, कुछ मॉइस्ट या गीली मिट्टी में मिलते हैं और कुछ दूसरे एनिमल्स के शरीर के भीतर या होस्ट के भीतर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं लोकोमोशन की, कि चलते फिरते कैसे हैं आखिर, है ना। लोकोमोशन, एक्चुअली इन एनिमल का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो उसका मेन आधार लोकोमोशन ही है ना। तो हमने शुरुआत में देखा कि इन एनिमल में जो लोकोमोशन है, कुछ एनिमल्स में फ्लैजिल्ला के द्वारा, फ्लैजिल्लम के द्वारा लोकोमोशन होता है, कुछ में स्यूडोपोडिया के द्वारा लोकोमोशन होता है, कुछ में सीलिया के द्वारा लोकोमोशन होता है और कुछ में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं, है ना। तो 3 तरह के आपने लोकोमोशन देख लिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोकोमोशन के बाद बात करें न्यूट्रिशन की। क्या? न्यूट्रिशन या पोषण। तो इनमें कुछ एनिमल जो होते हैं वो होलोजोइक प्रकार के होते हैं। अब होलोजोइक क्या होता है? होलोजोइक का मीन्स है कि अगर हम मान लीजिए कि अमीबा है ना, और इस अमीबा के सामने यहां कोई एक फूड पार्टिकल आ गया, मान लीजिए कि ये कोई फूड पार्टिकल है ना। तो अमीबा क्या करेगा, इसके भीतर, इसके अंदर भीतर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या होगा, धीरे 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 करके ये आगे की तरफ बढ़ना शुरू होगा और धीरे धीरे एक समय आएगा कि ये अमीबा इस पार्टिकल को पूरी तरह से घेर लेगा, है ना। और क्या होगा, ये पार्टिकल जो है इसकी बॉडी के भीतर आ गया और इसके बाद ये अंदर भीतर की जो मेम्ब्रेन है वो इस तरह से गल जाएगी, है ना। तो पता चलेगा कि ये पूरा एनिमल, पूरा फूड पार्टिकल एनिमल की बॉडी के भीतर पहुंच गया, पूरा के पूरा। तो इस तरह निगल लिया है मान लीजिए पूरे एनिमल को। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को बोलते हैं होलोजोइक प्रकार का न्यूट्रिशन। ठीक है, इसके बाद यूग्लिना की अगर हम बात करें तो यह सेप्रोफाइटिक प्रकार का एनिमल होता है।
सेप्रोजोइक प्रकार का एनिमल होता है ना। ठीक है, कैसा? सेप्रोजोइक प्रकार का, कि ये एक्चुअली जो सड़े गले पदार्थ होते हैं या पानी के अंदर जो प्लांट की पार्ट्स हो सकते हैं, एनिमल के पार्ट हो सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल जो सड़ रहा होता है, गल रहा होता है, तो उन ऑर्गेनिक मटेरियल को ये फूड मटेरियल के रूप में उपयोग करता है। यानी इसे मृतोपजीवी या मरी हुई चीजों पर, डेड चीजों के ऊपर ये फीडिंग करता हुआ पाया जाता है। तो इसमें दो तरह की फीडिंग हो गई है, एक तो होलोजोइक प्रकार की फीडिंग और दूसरी हो गई है सेप्रोजोइक प्रकार की, सेप्रोफाइटिक प्रकार की फीडिंग, है ना। तीसरा एनिमल हमने यहां पर बनाया था स्पोरोजोआ, है ना। तो ये तो चूंकि टोटल पैरासाइट एनिमल है और ये दूसरे एनिमल के भीतर उनकी ब्लड सेल्स में और लिवर सेल्स में ये रहता है, तो वहां से ये ब्लड और आरबीसी के भीतर जो प्रोटोप्लाज्म है उसके ऊपर ये निर्भर करता है ना। तो इसी तरह से पैरामीशियम भी, है ना, होलोजोइक होलोफाइटिक प्रकार का न्यूट्रिशन इसमें पाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे अगर तो न्यूट्रिशन आपका हो गया है ना। इसके बाद बात करें कि ये देखने में तो सॉरी, एक और बात यहां देखें कि जो युगलीना है, युगलीना में क्लोरोफिल भी पाया जाता है। क्या? क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है युगलीना के भीतर, तो जिसके कारण ये फोटोसिंथेसिस भी कर लेता है ना। यानी कि इसके अंदर प्लांट वाले गुण भी होते हैं, इसलिए युगलीना को प्लांट्स और एनिमल के बीच की लिंक भी माना जाता है ना। क्या? प्लांट और एनिमल के बीच की लिंक भी माना जाता है। ये बात, एक पॉइंट ये नोट करने वाला है। ओके, दूसरा, ये प्लांट नहीं है, एनिमल है। ये इस बात से भी सिद्ध होता है कि हम जानते हैं कि जो प्लांट सेल होते हैं ना, तो प्लांट सेल के बाहर की तरफ सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल भी होती है, लेकिन इनमें ये जो एनिमल प्रोटोजोअन्स हैं, इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है ना। बाहर की तरफ जो, जैसे हमारे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इनमें पेलिकल पाई जाती है ना। तो इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये इस बात का प्रमाण है कि ये एनिमल हैं, इसीलिए इनको एनिमल में शामिल किया गया है। ओके, इसके बाद आप देख रहे हैं कि जो इनकी बॉडी के अंदर ना कुछ कुछ वैक्यूल्स पाए जाते हैं। वैक्यूल्स, अभी वैक्यूल क्यों? देखिए, पहले हमने क्या देखा कि इसने होलोजोइक तरीके से खाने को, फूड मटेरियल को अपने बॉडी के अंदर ले लिया, है ना। तो जब इसने बॉडी के अंदर लिया था, तो इसने घेर करके जब इस फूड मटेरियल को अंदर लिया, तो उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बन गई थी, है ना, मेम्ब्रेन बन गई थी और इसके अंदर भोजन सुरक्षित हो गया था। तो इस तरह के वैक्यूल को नाम दे देते हैं फूड वैक्यूल, है ना, जिनके अंदर फूड मटेरियल स्टोर रखा है और इसके अंदर ही इनका डाइजेशन होगा। इसी तरह से कुछ और भी वैक्यूल्स इनके भीतर इनके पाए जाते हैं, है ना। कुछ और वैक्यूल भी इनके अंदर पाए जाते हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं और एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। क्या? रेस्पिरेशन, श्वसन में भी हेल्प करते हैं, और प्लस जो फूड मटेरियल का डाइजेशन इनकी बॉडी के अंदर हो चुका होता है, उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए एक्सक्रीशन का काम भी ये वैक्यूल्स करते हैं। ठीक है, ओके। तो हमने यहां क्या लिखा? वैक्यूल्स, है ना। इनमें वैक्यूल्स भी पाए जा रहे हैं। इसके अलावा हम रेस्पिरेशन की अगर बात करें, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, तो ये वैक्यूल्स जो है ना, ये रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों में हेल्प कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, तो अगला पॉइंट आता है रिप्रोडक्शन का, है ना, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सभी एनिमल के लिए, क्योंकि हर एनिमल इस पृथ्वी पर, इस धरती पर हमेशा अमर रहना चाहता है। वो ये चाहता है कि उसकी पीढ़ियां इस धरती पर, इस पृथ्वी पर हमेशा के लिए बनी रहें। तो इसके लिए हर एनिमल में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। तो इन सभी एनिमल्स में जो है वो दो तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। पहला होता है, अगर रिप्रोडक्शन की बात करें, तो
तो इनमें दो तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। एक पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा? एसेक्सुअल प्रकार का रिप्रोडक्शन। ठीक है, इस विधि में क्या करते हैं, इसमें एनिमल क्या करते हैं, जनरली एसेक्सुअल प्रकार का रिप्रोडक्शन एनिमल कब करते हैं, जब इनके लिए जीने के लिए जो परिस्थितियां हैं, है ना, एनवायरमेंटिक कंडीशन जो है, एनवायरमेंटल कंडीशन, वो जब फेवरेबल नहीं होती हैं, है ना, इनके फेवर में नहीं रहती हैं, तब ये एसेक्सुअल प्रकार का रिप्रोडक्शन करते हैं। इसमें ये क्या क्या कर सकते हैं, ये कई बार बाइनरी प्रकार का, क्या, बाइनरी प्रकार का रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो एनिमल होते हैं ये अपने आप को बीचों बीच से डिवाइड कर लेते हैं। ये अपने जो इनका जो अंदर बॉडी का साइटोप्लाज्म जो है, प्रोटोप्लाज्म है, इनकी ये पूरे बीचों बीच से अपने आप को दो हिस्सों से बांट लेते हैं, जिससे एक से दो एनिमल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, पैरामीशियम वगैरह ये बीच से एक से दो हिस्सों में बट जाते हैं, जिससे दो एनिमल का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा अमीबा जैसे एनिमल्स में या फिर इन स्पोरोजोइट एनिमल्स में क्या होता है कि ये इनका जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस कई सारे छोटे 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 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है, और इनके हर न्यूक्लियस के चारों तरफ इनका प्रोटोप्लाज्म जो होता है, वो साइटोप्लाज्म जो होता है, वो इकट्ठा हो जाता है, और हर एक छोटे छोटे न्यूक्लियस के हिस्से से एक नए एनिमल का फॉर्मेशन हो जाता है ना। तो एक तो बाइनरी फिशन के द्वारा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, दूसरा मल्टीपल फिशन, है ना, ये मल्टीपल फिशन के द्वारा भी इनमें एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन हो जाता है। दूसरा होता है सेक्सुअल प्रकार का रिप्रोडक्शन या लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन, है ना। लैंगिक जनन की इसमें इनमें दो विधियां पाई जाती हैं। लैंगिक जनन के लिए इनमें दो मेथड हैं। एक होती है कंजुगेशन। कौन सी? कंजुगेशन। कंजुगेशन में क्या होता है कि दो एनिमल, जनरली ये पैरामीशियम में देखने को मिलता है कि इसमें दो एनिमल जो हैं ये अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं, है ना। दो एनिमल जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं, तो इस तरह के फर्टिलाइजेशन को, इस तरह के रिप्रोडक्शन को कंजुगेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और कंडीशन बनती है इनमें, वो है सिनगेमी वाली, सिनगेमी, है ना। इसमें भी आप देख रहे हैं कि ये जो संरचना दिख रही है ये है मैक्रोन्यूक्लियस, और एक ये छोटी संरचना दिख रही है वो है माइक्रोन्यूक्लियस, सॉरी माइक्रोन्यूक्लियस। इन सिनगेमी में पैरामीशियम अपने इस मैक्रो और माइक्रोन्यूक्लियस के बीच में फ्यूजन करके 2 से 4 न्यूक्लियस बना लेता है, और फिर इससे दो नए एनिमल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर हमने 7 to 8 पॉइंट्स पे डिस्कस कर लिया है। इसकी लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें, इनकी लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो ओके, यदि हम इनकी लाइफ साइकिल की बात करें तो इनकी लाइफ जो है बड़ी टिपिकल होती है ना। टिपिकल कैसे कि इनमें से कई सारे एनिमल, कुछ एनिमल को छोड़ करके, या ऑटोट्रॉफ एनिमल या युगलिना या पैरामीशियम जैसे एनिमल को छोड़ें तो कई सारे एनिमल इनमें से पैरासिटिक नेचर के होते हैं, है ना। परजीवी हैं जो कि जिंदा रहने के लिए दूसरों पर, दूसरे जीवों पर, दूसरे एनिमल्स पर ये डिपेंड रहते हैं। तो कई सारे एनिमल तो ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल एक ही होस्ट में या एक ही एनिमल के भीतर इनकी पूरी हो जाती है। कभी कभी कुछ एनिमल ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ साइकिल एक से ज्यादा एनिमल में पूरी होती है ना। तो कई सारे और इनको अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए होस्ट की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम की, तो जो प्लाज्मोडियम है इसको अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए दो होस्ट की जरूरत पड़ती है।
जिसमें एक होता है ह्यूमन, है ना, और दूसरा होता है मॉस्किटो। ठीक है, तो आधी लाइफ साइकिल ये मनुष्य के शरीर में लिवर और ब्लड में पूरी करता है, और इसके बाद में बची हुई लाइफ जो है वो सेक्सुअल साइकिल ये मॉस्किटो के भीतर पहुंच करके अपनी कंप्लीट करता है। यदि दोनों में से कोई एक होस्ट अगर खत्म हो जाए तो इनकी लाइफ साइकिल भी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इनके रोग जनक गुणों की, है ना, पैथोजेनेसिटी। तो कई सारे प्रोटोजोन्स या कहें मैक्सिमम प्रोटोजोन जो हैं वो कई सारी बीमारियों के कारण बनते हैं, है ना। इनमें से अगर हम अमीबा को ही ले लें तो अमीबा की ही कई सारी प्रजातियां हैं, जिसमें है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, है ना। इसके अलावा है ई कोलाई, आप नाम सुनते होंगे। एक्चुअली दो ई कोलाई हैं। एक होता है ई कोलाई यानी कि एस्चेरिका कोलाई जो कि बैक्टीरिया है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो है अमीबा। इसमें है एंट अमीबा कोलाई जो कि अमीबा की प्रजाति का है। ये भी, है ना, ह्यूमंस की एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है और डायरिया और दूसरे कुछ पेट संबंधी बीमारियों में ये कारण बनता है। इसके अलावा जो है एंटमीबा जिंजीवा जो हमारे मसूड़े होते हैं, मसूड़ों में ये पाया जाता है और मसूड़ों में इन्फेक्शन का एक ये कारण बनता है। इसके अलावा इनके और भाई बहन हैं जिसमें नाम आता है जियार्डिया, है ना। ये एनिमल भी क्या होता है, ह्यूमन की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें ये पाए जाते हैं और दस्त और पेचेस और इन सब का कारण बनते हैं। इसके अलावा आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर एक प्लाज्मोडियम है ना। प्लाज्मोडियम के भी 4 भाई बहन हैं जो कि 4 अलग अलग तरह के मलेरिया डिसीज को फैलाते हैं, जिनमें एक है प्लाज्मोडियम बाइवेक्स जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है और मलेरिया इसी के द्वारा होता है। इसके अलावा प्लाज्मोडियम, पहला कौन सा बोला हमने, बाइवेक्स, फिर दूसरा है प्लाज्मोडियम मलेरियाई, है ना, फिर है प्लाज्मोडियम ओवेली या ओवेलाई, और चौथा होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो इसमें जो फैल्सीपेरम वाली प्रजाति होती है वो सबसे ज्यादा नुकसानदायक या मृत्यु का कारण बनती है। यदि किसी को फैल्सीपेरम वाला अगर मलेरिया हो जाता है तो उसके डेथ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने 9 से 10 पॉइंट में समझा कि फाइलम प्रोटोजोआ के जो एनिमल हैं उनको हमने 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 2 सब फाइलम में डिवाइड किया है, और पहला वाला जो सब फाइलम है प्लाज्मोड्रोमा उनको 3 अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहली क्लास है फ्लैजिलेटा जिसमें युग्लिना या फ्लैजिलेट वाले एनिमल आते हैं। दूसरा है राइजोपोडा, दूसरी क्लास राइजोपोडा जिसमें राइजोपोड्स या स्यूडोपोड्स बनते हैं जिनके द्वारा ये लोकोमोशन करते हैं। तीसरे हैं स्पोरोजोआ जो कि स्पोर्स के रूप में पाए जाते हैं और इनमें लोकोमोशन के लिए कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं होता है। जो दूसरा सब फाइलम था जिसका नाम है सीलियोपोरा की जो क्लास है वो है सीलिएटा, और इसके अंतर्गत ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं जिनमें लोकोमोशन के लिए सीलिया पाए जाते हैं। उनमें से एक एग्जाम्पल है आपका पैरामीशियम, लेकिन इसके अलावा भी ढेर सारे एनिमल्स हैं जिनमें सीलिया पाए जाते हैं और वो इस क्लास में रखे गए हैं। तो आशा करते हैं आपको फाइलम प्रोटोजोआ के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो आपको समझ में आए होंगे। ये जितने माइक्रोस्कोपिक एनिमल हैं, जो यूनिसेलुलर एनिमल हैं, ये इनमें इतने तरह के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस क्लासिफिकेशन की श्रृंखला में आज हमने पहला क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया है। जस्ट कल आपको दूसरा वीडियो मिलेगा जिसमें फाइलम पॉरीफेरा का क्लासिफिकेशन विद कैरेक्टर्स आपको समझाया जाएगा। तो आप लगातार वीडियो देखते रहिएगा। रोज एक नया क्लासिफिकेशन के साथ में एक नया वीडियो अपलोड होता रहेगा। आप कंटिन्यू 20 दिनों तक इन वीडियोस को देखते रहें तो आपका पूरे के पूरे 10 फाइलम आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और आपको जूलॉजी इजी लगने लगेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए क्लासिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।